हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलेबिशा। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम की बीए प्रोग्राम का जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान, उसका चैप्टर नंबर 2। जैसे कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 1 कर चुके हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसमें राजनीतिक संबंधों का परिचय। ये हमारी बुक का नाम है, याद रखिए ये हमारी बुक का नाम है। आज हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या नाम है हमारे चैप्टर का। हमारे चैप्टर का नाम है उदारवाद से नव उदारवाद संस्थागत। जो हम उदारवाद हम पहले चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, उसको नव उदारवाद की संस्थाओं के साथ जोड़कर देखेंगे क्या चीज़ है। इसमें आप परिचय देख सकते हैं, ये अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर है उदारवाद। यहाँ उदारवाद की कुछ इन्होंने ये जो डेफिनेशन है वो दे रखी है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं डीपली। यहाँ इन्होंने काफ़ी सारे लोगों के बारे में और काफ़ी सारे तर्क बताए हैं। ये सारी उदारवादी की ही बारे में चल रहा है अभी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक ये उदारवाद के बारे में है। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगी ताकि आपको रीड करने में प्रॉब्लम ना हो और आपकी स्टडी रेगुलर चलती रहे। चलिए आगे देखते हैं। यह है जो उदारवाद है उसकी उद्भव का इतिहास क्या है। उदारवाद जो था वो उद्भव में कैसे आया, कैसे वो उभरा। तो यहाँ हम देख सकते हैं यूरोप में प्रबंधन काल के दौरान स्वतंत्रता और अन्य उदारवादी विचार बहुत महत्व हो गए, वो बहुत ज़्यादा फैलने लगे। तो कब फैले वो? यूरोप में प्रबंधन काल के दौरान। इस बात को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये जब ही से उभरने स्टार्ट हुए, ये इनका इतिहास है उदारवादियों का। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे उदारवाद 2 प्रकार का होता है, एक आर्थिक और एक होता है राजनीतिक। तो आर्थिक में क्या होती है? आर्थिक में वो चीज़ें होती हैं जब हम किसी चीज़ को अपनी अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखते हैं तो वो आर्थिक में आती है। और चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आर्थिक में इन्होंने कुछ नाम दे रखे हैं, जैसे कि जॉन एडम स्मिथ, और ये सेकंड नाम दे रखा है। अगर आप इन नामों को लिखते हैं तो मार्क्स जो आपके हैं नंबर उन पेपरों में उनकी बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो नाम को हो सकता है तो फोकस कीजिएगा और याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ इन्होंने राजनीतिक उदारवाद दे रखा है। राजनीतिक उदारवाद को मतलब किसी चीज़ को राजनीति से जोड़कर देखना राजनीतिक उदारवाद कहलाता है। और यहाँ देखिए इन्होंने जॉन लॉक नाम दे रखा है। जॉन लॉक राजनीतिक उदारवाद में इम्पॉर्टेंट है, हो सके तो याद रखना और पेपर में लिखना, जिससे आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ सके पेपर में। यहाँ भी आप नॉट जॉन लॉक, यहाँ आप राजनीतिक उदारवाद के बारे में पूरा ये पढ़ सकते हैं। ये राजनीतिक उदारवाद के ही बारे में उन लोगों ने बता रखा है। ये भी यहाँ ये सब राजनीतिक उदारवाद है। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ तक ये राजनीतिक उदारवाद के बारे में बता रखा है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है पुराने और नए उदारवाद। अब यहाँ हम देखेंगे जो पुराना और जो अब नया उदारवाद है उसमें क्या डिफरेंस है, कैसे हम बता सकते हैं ये पुराना उदारवाद है ये नया उदारवाद है। तो इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ भी अभी तक इसी की बात हो रही है, नए और पुराने उदारवाद की बात। आई होप आप लोग इसको ज़रूर पढ़ेंगे। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगी ताकि आपकी स्टडी अच्छे से होती रहे। रिमेंबर रखना ये बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ भी है, आप वो चीज़ देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक उदारवाद और नव उदारवाद ही चल रहा है। अब यह उदारवाद और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जो उदारवाद था उसके साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे वो कैसे थे, या उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसी भावना से देखता है। वो चाहते हैं उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध रखना और नहीं चाहते, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे, उदारवाद और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक ये उदारवाद और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में ही बता रखा है। अब है उदारवाद की मुख्य मान्यताएं। अब उदारवादी जो थे उनकी क्या मान्यताएं थी, उनकी मुख्य मान्यताओं को हम यहाँ पढ़ेंगे। मानव स्वभाव, व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता, ये सारी इनकी मुख्य भावनाएं हैं। आगे भी हैं और चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ ये देख सकते हैं, ये संपत्ति का अधिकार, कानूनी शासन, ये सभी उनकी मुख्य
मान्यताएं हैं। आगे एक आध और है शायद, चलिए देखते हैं उसे भी। हाँ, ये रही घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ये भी इनकी मुख्य मान्यता के अंदर ही आती हैं। ये सारी इनकी मुख्य मान्यताएं, ये आप सारी पढ़ सकते हैं एक बार। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। मुख्य मान्यताएं इनकी यहाँ से शुरू होती हैं, और ये पहली मान्यता, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं एंड नाइन्थ, ये सारी इनकी मुख्य मान्यताएं जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब है आलोचनात्मक मूल्यांकन। अब आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। किसी की बुराई करना आलोचनात्मक नहीं है। किसी की कमियों को निकाल के उसके साथ सल्यूशन देना कि हाँ, तुम्हारे में ये कमी है और इसका सल्यूशन ये है, वो होता है आलोचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, आलोचनात्मक मूल्यांकन को आप यहाँ देख सकते हैं। ये पूरे पाठ के हमने जो पूरा चैप्टर पढ़ा है उसी के ऊपर ये आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है। अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। एंड इन द लास्ट यहाँ निष्कर्ष दे रखा है, अगर आप निष्कर्ष को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये निष्कर्ष जो है, निष्कर्ष यहाँ से शुरू है और यहाँ ये पूरा निष्कर्ष है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप ये नीचे का पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। निष्कर्ष भी अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। थैंक यू सो मच।